नमस्कार। कैसी रही आप लोगों की दीपावली? हमारी भी अच्छी रही। ईश्वर इसी तरह साल दर साल हमको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, पूरे परिवार के साथ हम अपनी परंपराओं को निभाते रहें, अपने त्योहारों को मनाते रहें। इसी शुभकामना के साथ आज अपने YouTube के एक और अंक के साथ मैं आपका सुभाष शर्मा। आज मैं बात करूंगा इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के वर्तमान हालात पर। बात करना इसलिए जरूरी है कि अभी हाल ही में एक बड़े महत्वपूर्ण राज्य बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं। आप सब जानते हैं पिछले 15 साल से वहाँ ये के इन प्रकार नीतीश कुमार जी राज कर रहे थे। वो जीते भले ही किसी के साथ हों, लेकिन वो अपना पाला बदलते रहे, पार्टनर बदलते रहे, सत्ता में उप मुख्यमंत्री बदलते रहे, मगर स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने अपने पास रखी। ये अपनी अपनी कला है, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर जीत हो गई आपकी। आज आप शपथ लेने वाले हैं, आपसे लगभग 2-2.5 घंटे के बाद। दोपहर का अभी 1 बज रहा है, 4:30 बजे आप शपथ लेंगे। आपको फिर से बधाई। लेकिन यहाँ आज एक सबक लेने की बात है। 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी के हालात पर आज चर्चा करने की बात है। 70 सीट गठबंधन के साथ, महागठबंधन बिहार में जो बना था उसके साथ कांग्रेस ने लड़ झगड़ के, और कांग्रेस ने वहां बड़ी जबरदस्त एक लड़ाई लड़ी, और इस योग्य ना होते हुए भी उन्होंने तेजस्वी यादव को मजबूर किया और गठबंधन की 70 महत्वपूर्ण सीटें उन्होंने ले ली। चलिए, ये आपका राजनीतिक कौशल है, अच्छा है, बढ़िया किया आपने। मगर जो परिणाम बताते हैं तो परिणाम के बाद फिर समीक्षा भी होती है। और आज मैं कह सकता हूं इस बात को दावे के साथ कि आज कांग्रेस पार्टी उस हालात में पहुंच गई है कि कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है, याद रखिए जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो उसका तात्पर्य मेरा हमेशा केंद्रीय नेतृत्व से होता है। प्रदेश में तो जगह जगह आज भी मजबूत नेता हैं, मगर मजबूर हैं, सब मजबूर हैं। केंद्र का नेता तो एक ही परिवार से आ रहा है। ये भी कांग्रेस का अंदरूनी मामला, हमें इसमें भी कुछ नहीं कहना। यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोग समझते थे कि भाजपा विरोध करते करते मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बन बैठा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आम आदमी का प्रवक्ता भी नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत का विरोधी भी नहीं हूं। चुनाव से पहले अपनी अपनी बात कहने का सबको मौका मिलता है, मैं भी अपनी बात कहता रहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उनके हाथ से जो उनको जो विजय मिली है इस चुनाव में, मैं वो कैसे भी मिली। अब तो अंत भला तो सब भला कह गए ना, नीतीश कुमार जी दे गई ये मंत्र आपको, हम सबको। और अमित शाह जी तो कहते ही है, हमेशा कहते हैं कि इतिहास तो अंत देखता है कि उसका परिणाम क्या रहा, वो कैसे आया वो परिणाम, इसको इतिहास ना याद रखता है ना इसका जिक्र बार बार होता है। ये कहते रहिए आपकी साहब, ये आपकी जीत तिगड़म वाली थी, ऐसी थी, लेकिन जीत तो जीत होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का मैं विरोधी भी नहीं हूं। उनका जब जीत होगी तो मैं उनको बधाई दूंगा। और जब जीत और हार होती है तो जीत के तौर तरीकों पर कम बात होती है। अब जानते हो कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जीतने वाले के तो बहुत श्रेय लेने वाले होते हैं, मगर जब हार होती है तो उसकी समीक्षा करने वाले कम लोग होते हैं। आज हम समीक्षा करेंगे, क्योंकि हमने भी अपने जीवन का बहुत समय और पूरे देश ने, खाली मैं नहीं, पूरे देश के इस हमारे समाज ने, हमारे मतदाताओं ने, हमारी बहुत बड़ी नौजवानों की पीढ़ी ने, और आज भी ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए पूरे देश में अपना जीवन जिन लोगों ने समर्पित कर दिया। दिल्ली में ना बचे हों, प्रदेशों में हैं, हमारे उत्तराखंड में भी हैं, जिन्होंने जवानी होते होते जब जवानी में कदम रखा तो कांग्रेस पार्टी के हो लिए, और आज भी हार जीत सबका स्वाद चखते हैं, मगर अपनी कांग्रेस पार्टी में रहते हैं। तो आइए आज बात करते हैं वर्तमान 3 सितारों की। सोनिया जी की बात शुरुआत से करते हैं। सोनिया जी का कोई दोष नहीं है। सोनिया जी ने
जब भी उनको मौका मिला उनकी बहुत सारी सीमाएं थी, भाषा की सीमा थी उनकी। हमारे यहाँ तो भाई चमड़ी का रंग भी चलता है ना, गोरी चमड़ी का भी लोगों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध किया। भाषा तो उनकी समस्या थी, लेकिन उन्होंने पहले देख करके और बाद में हिंदी में बोल करके भी, भले ही उसमें एक विदेशी पुट आता हो, लेकिन उन्होंने यहाँ की मिट्टी को अपनाया और बहुत उन्होंने मेहनत किया। दो दो बार सरकार भी वो लेके आई, इसमें कोई शक नहीं है। जब मनमोहन सिंह बने, यानी कांग्रेस पार्टी को सीताराम केसरी के उस युग से, जहां कांग्रेस इतनी आलसी हो गई थी कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 425 में से 300 सीट सीताराम केसरी ने बहुजन समाज पार्टी को दे दी। याद है आपको वो जमाना? मुझे तो याद है, मैं तो उस दिन भी हंसा था, मैं उस समय भी हंसा था, क्योंकि उस वक्त मेरा ये हिमालय दर्पण अखबार चला करता था। तब भी मैंने कहा था कि ये कांग्रेस का आलस्य है, और नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ कांग्रेस के लगभग 3/4 विधानसभाओं में संगठन भी नहीं रहा, क्योंकि वहां से चुनाव ही नहीं लड़ते थे। जब आप चुनाव नहीं लड़ोगे, ढोल बजेगा तो आपका कार्यकर्ता तो नाचेगा, आपने प्रत्याशी नहीं दिया तो वो किसी और के साथ नाचेगा। तो ये सीताराम केसरी की उस कांग्रेस को सोनिया जी ने बहुत मेहनत करके दो बार बाद में, और अटल जी जैसे महान नेता को शिकस्त दे करके वो 2 बार सरकार लाई, तो उनको कोई दोष नहीं। अब उनका स्वास्थ्य है, उनकी उम्र हो गई, जिन परिस्थितियों में उन्होंने यहाँ इस देश की राजनीति को, जिनकी सासू माँ का देहांत हो गया गोलियों से, जिनके पति को आतंक में, दोनों राजीव जी भी और इंदिरा जी भी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उन दोनों की मौत हुई, और उसके बीच में अपने दोनों बच्चों को पालने का, जीवन दोबारा ना खोने का, अपने परिवार की विरासत को बचाने का भी उनके सामने चुनौती थी, और उन्होंने उस चुनौती को बखूबी निभाया। तो सोनिया जी, आपको 10 में से पूरे 10 नंबर। अब समय होता है, हर किसी का समय होता है। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उन्होंने कई बार कोशिश भी करी, तो उनको सब जानते हैं उनकी कुछ शायद फेफड़ों की समस्या है, या उनको जरा सा प्रदूषण हो उसमें उनको दिक्कत हो जाती है। तो अच्छा था उनके दोनों बच्चे इस बात को, उस विरासत को संभाल लेते, और कांग्रेस के लोग पूरे देश में आज उनकी तरफ देखा करते थे। मगर इस चुनाव ने जो हमको सिखाया है, अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ये जो दोनों नई पीढ़ी के, नाम लेकर के बोलूँगा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों ने निराश किया है, बहुत निराश किया। और बिहार के इस चुनाव के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति ही समाप्त हो गई, लड़ने की, लड़के कुछ पाने की, लड़के कुछ छीनने की। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति अब कांग्रेस पार्टी के इन केंद्रीय नेतृत्व में, जिसके 2 झंडा बरदार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनमें इस बार नहीं दिखाई दी, जबकि प्लेट सजी हुई थी। जबरदस्त विरोध था, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, नीतीश जी की पलटू राम वाली छवि थी, और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स थी। भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई बड़ा संगठन नहीं था। ऊपर से पासवान जी के सुपुत्र चिराग, वो सेंध लगाने में लगे भी थे, और सेंध उन्होंने लगाई भी, लगभग 9.5-10% वोट लेकर के वो गए भी। लेकिन आप उस थाली को भी आप अपने सामने नहीं खींच सके। इस पर तो चर्चा होगी। 70 सीटों पर चुनाव आप लड़े, 70 सीटों तक के टिकट लेने तक तो आप खूब लड़े, और जब टिकट मिल गया तो उसके बाद आपने कुल जमा 3 दिन आपने रैलियां करी है, कुल 3 दिन आपने वहाँ पर बिहार के अंदर। और जब आरजेडी के शिवानंद तिवारी अपना दर्द मीडिया के सामने बताते हैं कि जिस वक्त राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की ज़रूरत बिहार के चुनाव में उनके प्रत्याशियों को थी, महागठबंधन को थी, उस वक्त वो हिमाचल प्रदेश के उस खूबसूरत अपनी विला में, अपनी कोठी में प्रियंका जी और राहुल जी अपने परिवार के साथ बिजी थे। आखिरी जो दौर था ना चुनाव का, तीसरा दौर, उस दौर में आपकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, और वहीं सबसे बुरी हार भी हुई आपकी। आप अपनी पारिवारिक जो खुशियाँ थी उनको साझा करने गए, और जो कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता को आपने बिहार के चुनाव में झोंक दिया, उस कार्यकर्ता के हाथ पकड़ने के लिए, उस कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन करने के लिए आप बिहार के चुनाव में नहीं थे। तो क्या समझें
वो आग खत्म हो गई आपके अंदर, जो आग चाहिए। आज वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं और जिस आक्रामक तरीके से, जिस राज करने की इच्छा शक्ति के साथ किसी भी हाल में सत्ता को हथियाने की जो आज एक प्रवृत्ति चल रही है, उस प्रवृत्ति की झंडा बरदार भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जिस जद्दोजहद की जरूरत थी वो आप में दिखाई नहीं दी। राहुल जी और प्रियंका जी, ये पूरे देश के कांग्रेस जनों की ओर से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर स्पष्ट कर दूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन फिर आप, ये मेरे मित्र हैं, ये हजारों हजार नौजवान, हजारों हजार नेता जो आपकी तरफ देख करके उम्मीद करते हैं कि नहीं इस बार तो राहुल जी और प्रियंका जी का नेतृत्व सफल हो जाएगा, उनके नेतृत्व में सफलता मिलेगी। आप नेतृत्व देने आए ही नहीं। आपकी ये गाड़ी जो थी, ये जो सेल्फ स्टार्ट होनी चाहिए थी, ये धक्का देके भी स्टार्ट नहीं हुई। आपको चाहिए था लंबा ढाल 3-4 किलोमीटर का, जो धीरे धीरे धुआं निकले, आपका इंजन गर्म हो। वो आप उस इतने लंबे ढाल में भी आप अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाए, आपने कोशिश भी नहीं करी। ये मैं आज कहना चाहता हूं। और आज कांग्रेसी बहुत दुखी है। ये आपकी कांग्रेस पार्टी बचेगी नहीं। लोग भविष्य में सोचेंगे कि इनके 19, 20, 10, 15 जो जीतते हैं, इसे भी क्यों जिताने, क्योंकि उनमें टूट हो जाएगी। आज ये बच्चा बच्चा जानता है, कोई ऐसे कमजोर नेतृत्व के साथ रहना नहीं चाहता। इसलिए मेहरबानी करिए, अब छोड़ दीजिए। जब वो आग आपके सीने के अंदर बुझ गई तो इतने हजारों हजार और लाखों कार्यकर्ताओं को गलतफहमी में मत डालिए। आपको अपना व्यक्तिगत जीवन प्यारा है तो उस व्यक्तिगत जीवन को जिए, आप खूब अच्छे तरीके से जिए, वो आपका अधिकार है। उसको खूब बढ़िया तरीके से आप एंजॉय करिए, उसका आनंद लीजिए। मगर कांग्रेस के इन लाखों कार्यकर्ताओं को जो आज कितने प्रलोभन छोड़ करके आज भी कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे। मगर कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आज बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपके सुरजेवाला जी जो चुनाव के परिणाम के दौरान वहां बैठे थे, यानी आरजेडी तेजस्वी सरेआम प्रमाण पेश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट में हमारे 119 प्रत्याशी जीते हुए थे। ये उसका प्रिंट आउट पूरे मीडिया के पास है, और आपने इस मुद्दे को उठाया तक नहीं। सुरजेवाला जी अपने महागठबंधन के सहयोगियों को मिले बगैर वापस दिल्ली चले आए। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? महागठबंधन हारा नहीं है, कांग्रेस हारी है, और इसके जिम्मेदार आप हो, ये आज मैं कहना चाहता हूं। तो मेरे कांग्रेस के साथियों, मंथन करो। और कोई गुनाह नहीं किया आपने, कोई पाप नहीं किया। आज आग अगर नजर आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीने में नजर आती है। अमित शाह 24 घंटे इसी जुगाड़ में रहते हैं, इसी उधेड़-बुन में रहते हैं कि कैसे सरकारें बनाए। 2 एमएलए जिता करके भी उन्होंने अपनी सरकारें बना ली, और आप 40 में से 18 जीतने के बाद भी गोवा में सरकार नहीं बना पाए। आप देखते रह गए, आप दिल्ली बैठे रहे, आपकी पार्टियां टूट गई। तो इसलिए ये आग आज जो नजर आती है, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में नजर आती है। ये ममता बनर्जी के सीने में नजर आती है, वो लड़ती है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के सीने में नजर आती है। उन्होंने, मैं जानता हूं उनकी बैकग्राउंड और उनके अधिकांश साथियों की बैकग्राउंड, वो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से है, लेकिन उन्होंने इस देश के बहुसंख्यक लोगों का सम्मान किया, और बिल्कुल पहली बार ऐसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी से भी आगे निकल करके उन्होंने दिवाली का पूजन लाइव एक मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ किया है। ये खाली चुनाव के समय जनेऊ पहन लेने से और मंदिरों में जाने से काम नहीं चलेगा। आज राजनीति में प्रतियोगिता बढ़ गई है, तो उस प्रतियोगिता में कहीं टिकना है तो इनकी तरह लड़ने का मादा रखिए, केजरीवाल की तरह लड़ना सीखिए, ममता बनर्जी की तरह से लड़ना सीखिए, अखिलेश की तरह लड़ना सीखिए, तेजस्वी की तरह लड़ना सीखिए। आपके बस का नहीं है। शिवसेना की तरह लड़ना सीखिए। शिवसेना लड़ी ना, शेर के मुंह में से शिकार खींच के लाई है शपथ लेने के बाद, और आज सरकार चला रहे हैं ना। इसलिए आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं गांधी परिवार के ऊपर कोई अनर्गल टिप्पणी करूं। आपने बहुत किया, लेकिन अब पीछा छोड़िए इस कांग्रेस का।
नया नेतृत्व आने दिए। क्या आपके भरोसा नहीं है? अगर आप बिहार नहीं जीत सकते तो समझ लीजिए हिंदुस्तान कभी भी आपको नहीं अपनाएगा। आपका कार्यकर्ता निराश है और वो आने वाले दिनों में दाएं बाएं अपनी लाइक माइंडेड पार्टीज, अपनी समान विचारधारा वाली पार्टियों में चला जाए तो अफसोस मत करना, उन्हें गालियां मत देना, उन्हें आप गद्दार मत कहना। इस चेतावनी के साथ मैं आज के इस देश की राजनीतिक हालात पर अपनी बात मैंने आपके बीच में रखी है। ये मेरे विचार हैं और आप मेरे विचारों से सहमत हो ना हो ये आपकी मर्जी है। और आप अगर सहमत हैं तब भी और नहीं है तब भी मेरे कमेंट बॉक्स पे जाएं, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए। और हमेशा की तरह से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, मुझे शेयर करने के साथ साथ मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इन सब की एक बार आपको फिर से मुबारकबाद। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।